गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर आपके लिए लाए हैं 2024 का साइंस का पेपर। सेट नंबर हमारा कौन सा, IQ। तो लास्ट सेशन में हमने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। आज जो है आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। कह रहा है एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, कह रहा है एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। तो हमारा दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। और यहाँ पे उसकी फोकस दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। जैसा कि हम जानते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ का मान कितना दे रखा है, एफ का मान दे रखा है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे कह रहा है कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए। तो हमें क्या यहाँ पे निकालना है, यू का मान पूछ रहा है, क्योंकि जो है ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हम यू से लिखते हैं, तो हमें यहाँ पर यू निकालना है। ठीक है, आगे देखिए, उसने कहा उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। तो एम का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, रेखीय आवर्धन होता है 5 दे रखा है। ठीक है, जबकि प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। आगे कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए यम का मान दे रखा है, तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे रेखीय आवर्धन का। यम बराबर क्या होता है, -v/u होता है। तो यहाँ पे देखिए b की वैल्यू नहीं पता है अभी, और m का मान पता है। ठीक है, तो यहाँ पे m का मान हम डाल देंगे। m का मान कितना है, 5 है। तो 5 = आ जाएगा -v/u। ठीक है, अब देखिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर v का मान निकालेंगे, तो v का मान आ जाएगा -v = आएगा -5u। इसीलिए सॉरी, माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो v हमारा फाइनली कितना आ गया, -5u। और यहाँ पे चूंकि रेखीय आवर्धन भी कैसा होगा, माइनस का होगा, तो ये माइनस माइनस दोनों साइन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो b का मान आएगा 5u। ठीक है, अब हम दर्पण का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो दर्पण का फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/b + 1/u। तो यहाँ पे देखिए फोकस दूरी दे रखी है, तो फोकस दूरी कहाँ पर वैल्यू डालेंगे, 1/-10 = 1/b। b की वैल्यू कितनी है, 5u है, प्लस 1/u। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए -1/10 = कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1 + 5/5u। ठीक है बच्चों, अब इसको देखिए अगला स्टेप हमारा क्या आएगा, -1/10 = 6/5u। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5u = 10 × 6 कितना हो जाएगा, 60, माइनस का 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, -12 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू जो है हम इस रिलेशन में डालेंगे, तो यहाँ पर b हमारा कितना निकल के आएगा, b = दे रखा है 5u, और यू की वैल्यू कितनी है, -12 है। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर उसने पूछा था प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है। तो स्थिति प्रतिबिंब की क्या होगी, प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है,
कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। करें एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। हमारे पास एक उत्तल लेंस दे रखा है, इसकी फोकस दूरी दे रखी 50 सेंटीमीटर। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है, बी निकालना है। जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष के लंबवत तथा प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है। हाँ, तो फोकस दूरी उत्तल लेंस की हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो एफ का मान कितना है, प्लस का 50 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे देखिए उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, तो बी का मान निकालना है। जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष के लंबवत है। देखिए उस वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष के लंबवत है। तो यहाँ पर देखिए वस्तु की दूरी दे रखी है, यानी कि यू का मान दे रखा है, कितना है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। और जो वस्तु की दूरी होती है वो कैसी होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। आगे देखिए तथा प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एम भी निकालना है। अब देखिए यहाँ पे लेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू होता है 1/b माइनस का 1/u। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, b निकालना है। तो b हम निकाल सकते हैं। तो 1/f, f की वैल्यू डालिए 1/50 इक्वल टू 1/b, b फाइंड करना है, माइनस 1/u, u की वैल्यू कितनी है 1/25 है, माइनस की है। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/50 इक्वल टू 1/b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25। 25 को उधर ले आएंगे तो 1/50 माइनस का हो जाएगा 1/25 इक्वल टू 1/b। यहाँ पर देखिए 2 से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1/50 और माइनस 2/b कितना हो जाएगा 50 इक्वल टू 1/b आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 1/50 आएगा, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर हर हमारा समान है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या करते हैं, घटा देते हैं अगर घट रहा है, इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू निकालना है, चेंज कर देंगे। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, -50 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, तो प्रतिबिंब हमने ज्ञात कर लिया है। b की वैल्यू कितनी आई है, -50 सेंटीमीटर। रेखीय आवर्धन यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। m बराबर कितना होता है, m बराबर होता है b/u। अब देखिए b का मान निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे डालेंगे b का मान कितना है, -50 है, अपान u का मान कितना दे रखा है, -25 है। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो रेखीय आवर्धन कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। रेखीय आवर्धन उसने पूछा, ठीक है, तो हमने रेखीय आवर्धन निकाल लिया है। ठीक है, और उसने प्रतिबिंब की दूरी पूछी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी हमने ज्ञात कर ली है। ठीक है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम
क्वेश्चन नंबर 23 पर पहुंच रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है, कह रहा है 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है बच्चों, तो 2 ओम है, 3 ओम है और 5 ओम के 3 प्रतिरोध हैं जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, तो 2 ओम 3 ओम 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ठीक है, देखिए किस तरीके से जोड़ते हैं इनको। तो मान लेते हैं हमारा कौन सा हो गया है, 2 ओम का हो गया प्रतिरोध, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम का, ये हमारा हो गया 5 ओम का। ठीक है, और उसके बीच उसने कहा है 30 वोल्ट का विभवांतर अप्लाई किया जाता है इसके सिरों के मध्य। तो यहाँ पर जो है 30 वोल्ट का विभवांतर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और उसने पूछा है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो देखिए पहले तो हम सीरीज का फार्मूला यहाँ पे लगा के जो है हम तुल्य प्रतिरोध या टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में हमारा कितना होगा वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम R1 मानेंगे, ये हमारा R1 दे रखा है, ये हमारा R2 हो, इसको हम कितना मानेंगे R3 मान लेंगे। ठीक है, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला जानते हैं, तो R इक्वल टू कितना होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 ओम आएगा। कितना आएगा 10 ओम। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, इसका टोटल करंट हम निकाल सकते हैं। इस पूरे सर्किट में जो है टोटल करंट कितनी होगी, कितने एम्पियर की होगी, कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास विभवांतर दे रखा है, टोटल R निकाल लिया है। ठीक है, टोटल V का मान दे रखा है, कितना है 30 वोल्ट है। ओम के नियम के अनुसार फार्मूला क्या होता है, I इक्वल टू कितना होता है V/R। ठीक है, तो I इक्वल टू टोटल V कितना है 30 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना फाइंड किया है 10, तो कितना आ जाएगा 3। तो हमारा करंट कितना आएगा 3 एम्पियर की यहाँ पर करंट हमें प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में जैसा कि उसने पूछा है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, तो हम लिखेंगे प्रतिरोध 2 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, प्रतिरोध 2 ओम के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, विभवांतर। ठीक है, तो मान लेते हैं V1 इसका नाम डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए R दे रखा, R1 कितना है, तो V1 बराबर होगा, क्योंकि सीरीज में हमारा करंट सेम रहता है, I इंटू R1। I का मान 3 और R1 कितना दे रखा है 3, तो V1 कितना आ जाएगा 9 वोल्ट आएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है प्रतिरोध यहाँ पर जो है R1 हमारा कितना है 2 दे रखा है, तो यहाँ पे R1 को हम 2 लेंगे, 3 2 6 आएगा, कितना आएगा 6। इसी प्रकार हम प्रतिरोध 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर निकाल लेंगे, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे V2 इज इक्वल टू, करंट हमारा सीरीज में समान रहता है IR2, करंट हमारा कितना है 3 दे रखा है, रजिस्टर R2 का मान कितना है 3 है, कितना आएगा 9 वोल्ट। तो जो प्रतिरोध 3 ओम है उसके सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा 9 वोल्ट होगा। इसी प्रकार जो है प्रतिरोध R3 या 5 ओम के सिरों के मध्य विभवांतर V3, फार्मूला वही IR3, करंट हमारा सीरीज में सेम रहता है, करंट कितना दे रखा है 3, R3 की वैल्यू कितनी है इस बार 5 दे रखी है, तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15 वोल्ट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।
तो उसने पूछा था प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। तो हम इस तरीके से जो है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 24 पर पहुंच रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या दे रखा है। घरेलू विद्युत वितरण परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित तारों की कार्य प्रणाली एवं आवरण या विद्युत रोधन के रंग लिखिए। देखिए जीवित, दूसरा इसका नाम विद्युतमय तार। तो इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है, ठीक है, रेड कलर का होता है। कैसा होता है, लाल रंग का। ये कलर उसने पूछा, रंग लिखिए, तो ये लाल का होता है, ठीक है, रेड कलर का। भूसंकर तार जो होता है वो ग्रीन कलर का, ये हरा रंग का होता है, ठीक है, ग्रीन। ठीक है, उदासीन तार ये होता है ब्लैक कलर का। किस रंग का होता है, ब्लैक या काले रंग का, काला रंग का। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बारे में लिखना था। अब देखिए अथवा में क्वेश्चन दे रखा है 24 का, जो अथवा क्वेश्चन है उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है अथवा का। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा दाहिने हाथ के अंगुष्ठ का नियम स्पष्ट कीजिए। ये किन भौतिक राशियों को दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होते हैं। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। ठीक है, देखिए फ्लेमिंग ने बताया था यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, ठीक है, इस तरीके से, जिसमें अंगूठा और अंगूठे के पास वाली उंगली और माध्यमा तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। यदि अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है तो माध्यमा उंगली जो है उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को बताएगी तथा अंगूठा उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। इसी को कहा जाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, देखिए किस तरीके से लिखेंगे। यदि हम अपने बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा तथा इसके पास वाली अंगुली जिसे तर्जनी के नाम से भी जाना जाता है तथा माध्यमा एक दूसरे के परस्पर लंबवत रहें तो अंगूठे के पास वाली उंगली अंगूठे के पास वाली
अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा माध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रवाहित धारा की दिशा को तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, इस तरीके से इसको आप लिखेंगे। ठीक है, तो उसने कहा किन भौतिक राशियों को दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार जो है कह रहा है दाहिने हाथ के अंगुष्ठ का नियम क्या होता है। तो दाहिने हाथ का अंगुष्ठ का नियम, तो अपने दाएं हाथ के किसी भी चालक को जो है अपने दाएं हाथ में इस तरीके से पकड़ते हैं कि चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में हमारा अगर अंगूठा रहेगा तो उस चालक पर लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हमारी ये उंगलियां उसको क्या करेंगी, उसकी दिशा को बताएंगी। ठीक है, तो उस चालक के चारों तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हमारी ये उंगलियां बताती हैं। किस तरीके से लिखेंगे, यदि हमारे दाएं हाथ का अंगूठा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में हो तो अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर इस तरीके से हमें लिखना है। चलिए ठीक है, अब जो है मिलेंगे अगले सेशन में, तो जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उनका डिस्कस करेंगे। ठीक है।